अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में आज हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन स्टार्ट करनी है। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 17.1 डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग्स लिख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, फिर एमॉर्फस सॉलिड्स की, फिर पॉलीमेरिक सॉलिड्स की। कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स लिख देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स हैं वो परफेक्ट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में होते हैं और ये ऑर्डर अपने आप को बार बार रिपीट करता है। जो एक सर्टन अरेंजमेंट होती है उसे यूनिट सेल कहते हैं और बार बार रिपीटेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। ऐसे मटेरियल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो शार्प होते हैं। दैट मीन्स सॉलिड से लिक्विड फेज की जो ट्रांजिशन है वो एब्रप्ट और डिसकंटिन्यूअस होती है। इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएंगे मेटल्स, इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स और इसके अलावा जिरकोनिया की एग्जाम्पल भी बुक ने कोट की है। इसके बाद आते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स पे। अमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें कोई शॉर्ट या लॉन्ग रेंज ऑर्डर मौजूद नहीं होता। दैट मीन्स इनमें एटम्स की अरेंजमेंट इर्रेगुलर होती है। इन्हें हम लिक्विड सॉलिड्स का नाम भी देते हैं। उसकी वजह क्या है कि जिस तरीके से लिक्विड में मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, अगर उन्हें इंस्टेंटली फ्रीज कर दिया जाए या किसी इंस्टेंट के ऊपर उनकी पिक्चर खींच ली जाए तो एटम्स जिस तरह से इर्रेगुलर डायरेक्शंस की तरफ मूव करते हुए इर्रेगुलर पॉइंट्स के ऊपर फ्रीज दिखाई देंगे, सेम वैसे ही पोजीशन अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर भी एटम्स की होती है। एक्चुअली ये लिक्विड्स हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इनके मेल्टिंग पॉइंट से कम होने की वजह से ये सॉलिड स्टेट में अपेयर होते हैं। इन्हें हम ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। ग्लासी सॉलिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। दैट मीन्स ये पहले सॉलिड से विस्कस सॉलिड, फिर विस्कस लिक्विड, उसके बाद लिक्विड फेज में आते हैं और इनकी जो बेस्ट नोन एग्जांपल है वो है ग्लास। उसके बाद पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं। इनमें शॉर्ट रेंज्ड ऑर्डर मौजूद होता है और ये अचीव किस तरह से किए जाते हैं? ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के जरिए से हासिल किए जाते हैं। किन कंपाउंड्स की? हाइड्रोकार्बन्स, और इनके डेरिवेटिव्स की पॉलीमराइजेशन करवाई जाए तो इससे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के नतीजे में पॉलीमेरिक सॉलिड्स जनरेट होते हैं। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही लो होती है। दैट मीन्स वाटर की निस्बत इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है और इनकी स्ट्रेंथ
टू मैस रेशो ये बहुत ही हाई होती है। और इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? ये हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथीन, इसके अलावा नायलॉन और रबर एटसेट्रा। अब हम देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को राइट डाउन किस तरह से करना है। अभी तक तो हमने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्क्राइब करेंगे। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन परफेक्ट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर टू फॉर्म अ यूनिट सेल ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? सिमिलर टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उन्हें कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। इनका एक सोर्स, एक एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड भी है। This geometrical order repeats itself again and again over long distances to form crystal lattice. They have sharp melting points. Examples of crystalline solids are metals, for example, iron, copper, and nickel, ionic compounds, for example, sodium chloride, and ceramics such as zirconia. इसके बाद अब हम आते हैं amorphous solids की तरफ। Amorphous solids, in amorphous solids, there is no short or long range order. Atoms are frozen randomly in their positions. They are also called liquid solids or glassy solids, as their melting points are not sharp. They become solids to liquid upon increasing the temperature. An example of amorphous solids is glass. अब बारी आती है polymeric solids की। These solids have structure intermediate between crystalline and amorphous solids. Polymeric solids are polymers obtained by polymerization reaction of hydrocarbons and their derivatives. They have low specific gravity and high strength to mass ratio. Examples of polymeric solids are polyvinyl chloride, polyethylene, polystyrene, and nylon, etc. अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 17.2। डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। What are their SI units? Differentiate between tensile, compressive and shear modes of stress and strain. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रेस इज डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसी फोर्स जो कि किसी मटेरियल की लेंथ, शेप या वॉल्यूम को चेंज कर दे उसे स्ट्रेस कहते हैं। क्योंकि फोर्स के यूनिट्स न्यूटन और एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं, इसलिए स्ट्रेस के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनते हैं और फर्दर हम इन्हें पास्कल्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगली बारी आती है स्ट्रेन की। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन का सिंबल है एप्सिलॉन एंड इट इज फ्रैक्शनल डीफॉर्मेशन। अगर हम ये कहें कि किसी मटेरियल की लेंथ चेंज हो रही है तो इस केस में स्ट्रेन का एक्सप्रेशन डेल्टा एल पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ आएगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेल्टा वी पर यूनिट ओरिजिनल वी, और अगर शेप चेंज हो रही है तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, जो शेप चेंज को इंडिकेट करता है। फर्दर हम इसे टेंजेंट थीटा या गैमा भी लिख सकते हैं। अगर स्ट्रेस की वजह से ये वाला स्ट्रेन जनरेट हो तो स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है। अगर स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम चेंज हो तो फिर स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। इसे हम कंप्रेशनल स्ट्रेन भी कहते हैं और कंप्रेशनल स्ट्रेस भी रेफर किया जाता है इस टर्म को। फर्दर ये कि अगर अप्लाइड स्ट्रेस किसी बॉडी की शेप चेंज करवा दे तो अप्लाइड शियर स्ट्रेस और जनरेटेड स्ट्रेन शियर स्ट्रेन कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्राइब किस तरह से करना है। सबसे पहले हम स्ट्रेस की हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है? द डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। साथ सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए का फार्मूला भी लिखना है। Its SI units are Newton per meter square or Pascal. If stress changes length of an object, it is called tensile or compressive stress. If stress changes the volume of an object, it is called volumetric or compressional stress. And if stress changes the shape of an object, it is called shear stress. अब नेक्स्ट बारी है स्ट्रेन की। स्ट्रेन में हम डिस्क्राइब करेंगे द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। दोबारा इसको हम डिस्क्राइब करेंगे द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। इफ लेंथ इज चेंज्ड इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ।
सो इसका एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। इसके बाद if the volume is changed it is called volumetric strain, it is fractional change in volume और change in volume per unit original volume। इस केस में एप्सिलॉन किसके इक्वल लिखा जाएगा, डेल्टा V डिवाइडेड बाय V के इक्वल। if shape is changed it is called shear strain, it is fractional change in shape और change in shape per unit original shape। इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा A डिवाइडेड बाय ए या फिर टेंजेंट थीटा या फिर गैमा। इन ईच केस स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.3। पूछा गया है डिफाइन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शो दैट द यूनिट्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस आर सेम, आल्सो डिस्कस इट्स थ्री काइंड्स। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्क्राइब कर देते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जनरल सिंबल जो है वो ई लिखा जाता है और ये किसके इक्वल होता है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो के इक्वल होता है। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, इट इज डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इस वजह से इसके यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे इस तरह भी लिखा जा सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल्स। इसके अलावा एप्सिलॉन क्या है, इट इज स्ट्रेन और स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन होता है। फर्दर इसे हम फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन की सूरत में मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए लेंथ चेंज हो रही है तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। इसमें यूनिट्स मीटर ओवर मीटर कट जाते हैं और कोई यूनिट्स नहीं आते। इसका मतलब है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स जो हैं वो स्ट्रेस वाले ही होंगे, दैट मीन्स पास्कल्स, क्योंकि स्ट्रेन के तो कोई यूनिट्स नहीं है। इसके अलावा हम ये बात जानते हैं कि प्रेशर के यूनिट्स, प्रेशर की इक्वेशन फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसमें फोर्स नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स ली जाती है, वहां से निकाले जाते हैं और इस केस में भी जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर Nm-2 या फिर पास्कल के इक्वल लिखे जाते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर ये टर्म्स सेम यूनिट्स रखती हैं। इसके बाद अब हमने इसकी थ्री काइंड्स डिस्कस करनी है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। जनरल एक्सप्रेशन लिखा है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज ले आए, दैट मीन्स स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन हो, तो इस केस में जो यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है, F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L ओवर L। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस। इसके बाद अगर अप्लाइड स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू F ओवर A किसी बॉडी में वॉल्यूम में चेंज ले आए, तो इस सूरत में स्ट्रेन डेल्टा V बाय V लिखा जाता है और इलास्टिक मॉड्यूलस को हम बल्क मॉड्यूलस K लिखते हैं और इसका एक्सप्रेशन F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V लिखा जाता है। जबकि अगर अप्लाइड स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज ले आए, दैट मीन्स स्ट्रेन डेल्टा A बाय A लिखा जाए इस तरह से। फर्दर हम इसे टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं या गैमा भी लिख सकते हैं। इस सूरत में जो इलास्टिक मॉड्यूलस होता है उसे हम शेयर मॉड्यूलस कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन होता है F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा A बाय A। फर्दर ये लिखा जा सकता है F ओवर A डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा या फिर ये लिखा जा सकता है F ओवर A टेंजेंट थीटा या फिर हम इसको लिख सकते हैं F ओवर A गैमा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को राइट डाउन किस तरह से करना है।
सबसे पहले हमने डिस्क्राइब करना है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख देना है कि इट इज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। सिंस स्ट्रेस इज डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फॉर्मूला लिखा जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू F ओवर A। So it has units of Newton per meter square or pascals. Strain is fractional deformation. In case of tensile strain, its formula is given by delta L by L. Further, so इस expression से हमें पता चलता है कि so it is a unitless quantity. So modulus of elasticity has same units as those of stress. तो हमने ये बात बता दी कि चूंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के एक्सप्रेशन में सिग्मा ओवर एप्सिलॉन लिखा जाता है और एप्सिलॉन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेस के यूनिट्स पास्कल में होते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स भी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही होते हैं। अब नेक्स्ट ये है, इफ स्ट्रेस जनरेट्स टेंसाइल स्ट्रेन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। एक्सप्रेशन लिख देते हैं y इज इक्वल टू F ओवर A divided by delta L by L. Next है, if stress generates volumetric strain, the modulus of elasticity is called bulk modulus. So K का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा इस तरह से F over A divided by delta V by V. Next, ये डिस्क्राइब करना है, इफ स्ट्रेस जनरेट्स शेयर स्ट्रेन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड शेयर मॉड्यूलस। और इसका एक्सप्रेशन क्या है, G इज इक्वल टू F ओवर A जो स्ट्रेस की रिप्रेजेंटेशन है डिवाइडेड बाय डेल्टा A बाय A। फर्दर इसे लिखा जा सकता है F ओवर A डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा या फिर G इज इक्वल टू F ओवर A टेंजेंट थीटा या फिर F ओवर A गैमा। सो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 17.3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 17.4। ड्रा अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल and then define the terms elastic limit, yield point and ultimate tensile stress। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं ग्राफ की। ग्राफ ड्रॉ करना है हमने और इसके लिए हमें एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन और वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस को प्लॉट करना है। जब एक्चुअल रीडिंग्स को प्लॉट किया जाएगा तो इनिशियली लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन यहां तक, इस पॉइंट तक, इसे पॉइंट ए कहते हैं। इस पॉइंट से कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे सिग्मा पी और जो स्ट्रेन है उसे ई पी का नाम दिया जाता है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। ये पॉइंट ओ है, ओ से ए तक प्रोपोर्शनल रीजन है। फर्दर अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी मजीद वैलिड नहीं रहती, दैट मीन्स हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। और अब आप ए पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अगर स्लोप फाइंड करेंगे आपको मटेरियल के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, ओ से ए तक किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको मटेरियल के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू मिल सकती है। इसके बाद पॉइंट बी जब आता है तो ओ से लेके बी तक का रीजन इलास्टिक रीजन होता है और पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट कहलाता है। ये यील्ड पॉइंट भी कहलाता है क्योंकि इससे कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे हम सिग्मा ई लिखते हैं और इसके बाद जो स्ट्रेन की वैल्यू है उसे हम एप्सिलॉन ई लिखते हैं। ये पॉइंट यील्ड पॉइंट इसलिए कहलाता है कि इस पॉइंट तक बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हुई और
जो स्ट्रेन जनरेट हुआ है वो खत्म हो सकता है और स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें वापस मिल सकती है। जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और हम पॉइंट सी तक पहुंचते हैं। पॉइंट सी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को करस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे सिग्मा एम कहते हैं। इट इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक बॉडी ब्रेकडाउन हुए बगैर बर्दाश्त कर सकती है, और स्ट्रेन ई एम लिखा जाता है। दैट मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेन जो कि एक बॉडी बर्दाश्त कर सकती है विदाउट ब्रेकिंग। इसके बाद इस पॉइंट को क्रॉस करें तो ग्राफ नीचे आना स्टार्ट कर देता है और पॉइंट डी के ऊपर आके बॉडी टूट जाती है। यहाँ पे स्ट्रेस को हम फ्रैक्चर स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम फ्रैक्चर स्ट्रेन कहते हैं। तो ये हमने ग्राफ डिस्क्राइब कर लिया है। अब हमने इस रेफरेंस से इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को डिफाइन करना है। सबसे पहले हम इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं। The maximum stress sigma E at which the strain epsilon E produced is not irrecoverable at elastic limit. The deformed material is not permanently deformed. The strain energy stored per unit volume in the deformed material can be recovered. फिर है yield point. Yield point भी point B को correspond करता है. The point B which corresponds to maximum stress sigma E and maximum strain epsilon E till which a deformed material is not permanently deformed. After this point is passed, a body becomes permanently deformed and the strain energy stored per unit volume in it is lost. The atomic layers slide over each other. Such type of deformation is called plastic deformation. फिर है ultimate tensile stress. The maximum stress sigma m the body can bear while undergoing plastic deformation without breaking down is called ultimate tensile stress. In stress strain curve, point C is related to ultimate tensile strength. The stress is referred to nominal strength of a material, क्योंकि इसके बाद ये मटेरियल ब्रेकडाउन होता है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।